जय श्री राम। क्या पहला विवाह टूटने के बाद दूसरे विवाह के लिए जाना चाहिए? पत्रिका देखकर कैसे बताया जाता है कि किस जातक को दूसरा विवाह करना चाहिए और किसको नहीं? आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। हम इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने नवांश कुंडली की उपयोगिता के बारे में बात की थी। आज एक बेहद ही रोचक पत्रिका के बारे में बात करेंगे जिसे जैमिनी में ज़रूर देखा जाता है। उसे कहा जाता है उपपद कुंडली। कैसे उसे देखते हैं, कैसे वो आपके दूसरे विवाह के समय परिणाम देने लगती है, आज हम इसी विषय को समझेंगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आजकल तलाक, संबंध विच्छेद काफ़ी कॉमन हो गए हैं। हर दूसरे तीसरे परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा मिल जाता है जिसको इस पीड़ा से गुजरना पड़ा। ऐसे में उपपद कुंडली कैसे सहायता कर सकती है कि आपको अगला जीवन साथी चुनना है? अब उस विषय पर आते हैं। पहले समझते हैं उपपद कुंडली होती क्या है। उपपद, जैसे कि नाम में ही उप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आपने सुना होगा उपराष्ट्रपति, उप प्रधानाचार्य, या ऐसे ही कई सारे पदों के लिए उप शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका रहती है, तो उत्तर ये रहता है कि जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति उसमें संलग्न नहीं हो पाए, सम्मिलित नहीं हो पाए, तो उपराष्ट्रपति उस कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। जैसे वाइस प्रिंसिपल भी करते हैं। वाइस शब्द को भी आप उसी से जोड़ सकते हैं जो अंग्रेज़ी का शब्द है। और हमारे जीवन में उपपद का क्या महत्व है कि हमारे साथ जो व्यक्ति हमारे कार्यों को, बचे हुए कार्यों को पूरा करता है, उसे हम उसको इस आगे उप लगा देते हैं। इस आधार पर जीवन साथी एक ऐसा हमारी लाइफ में व्यक्ति होता है जो हमारे किए गए अधूरे कार्यों को पूरा करने में हमारी सहायता करता है। इसलिए हमने यहाँ पर उप शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आसान लगता है सुनने में। अब इसे देखते कैसे हैं। लग्न को हम स्वयं मानते हैं कि मैं लग्न हूँ। मेरे द्वारा मेरी देह का विचार होता है, लग्न के द्वारा मेरी देह का विचार होता है, मेरे जीवन में जो स्वभाव का विचार होता है, और मेरे कर्मों का विचार होता है। इसी प्रकार लगन से 12वें घर को, क्योंकि वो हमसे जस्ट पीछे है, उसके लिए उपपद कुंडली या उसके द्वारा उपपद कुंडली बनाई जाती है। ये जो भी ज्योतिषाचार्य हैं अधिकतर जानते हैं। दोबारा दोहराता हूँ, लगन आपको इंडिकेट करता है, आपको इंगित करता है, और जैमिनी में 12वां भाव आपके जीवन साथी को, या जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आपके अधूरे कार्यों को पूरा कर रहा है, उसको इंगित करता है। इसलिए द्वादश भाव से उपपद कुंडली बनाई जाती है। बनाना बहुत ही आसान है। आपने ये देखना होता है कि 12वें का स्वामी 12वें भाव से कितनी दूरी पर गया। दोबारा दोहराता हूँ, मान लीजिए आपका मेष लगन है और 12वें का स्वामी गुरु बना। अगर गुरु आपकी कुंडली में दूसरे भाव यानी वृषभ राशि में बैठा है, तो हम कहेंगे कि बृहस्पति अपने से 3 घर आगे है, 3 भाव आगे है। तो हमें ये देखना होता है 12वें का स्वामी अपने से कितनी आगे गया, और फिर उतने ही घर और आगे बढ़ जाना होता है। तो जैसे वो अपने से 3 घर आगे गया, तो 3 घर और आगे बढ़ जाइए। सेकंड हाउस से सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेंगे, तो चौथा भाव मेष लगन के लिए अगर गुरु दूसरे में बैठा है, तो चौथा भाव में पड़ने वाली राशि यानी कि कर्क राशि आपकी उपपद कुंडली होगी। बस आपको उसका लगन कर्क कर देना है। अपनी ही कुंडली में बाकी ग्रहों को वहीं बिठाइए जहाँ बिठा रखा था, बस लगन कर्क कर दीजिए, आपकी उपपद कुंडली बन जाएगी। आसान है। मैं अभी आपको केस देके जा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम अगले चार्ट पर आएंगे। आप मुझे बताइए, यदि मिथुन लगन में शुक्र 11वें घर में बैठा हो, तो उपपद कुंडली किस लगन की बनेगी? ये बताइएगा मुझे। आप अगर इस नियम को समझ गए तो इसको लगाइए और बताइए।
चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल चार्ट और दिखाता हूँ और उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि उपपद कुंडली का निर्माण कैसे होता है। अब आपके सामने जो चार्ट है वो वृषभ लग्न का है, 2 नंबर का। इस पत्रिका में बृहस्पति और राहु दोनों लग्न में साथ में विराजित हैं। चौथे भाव में मंगल है, सप्तम में केतु है, दशम भाव में शनि है, 11वें घर में बुध सूर्य और शुक्र है और द्वादश में चंद्रमा बैठा है। अब अगर मुझे इस पत्रिका की उपपद कुंडली बनानी हो तो मैं क्या करूँगा, मैं 12वें घर में जाऊँगा और देखूँगा वहाँ क्या राशि लिखी है। मुझे पता लगा वहाँ मेष लिखा है, 1 नंबर की राशि है। अगर 1 नंबर लिखा है तो मुझे मंगल ढूंढना है, इस कुंडली में मंगल किस भाव में बैठा है। मंगल बैठा है चौथे भाव में। अब अगर मैं 12वें घर से गिनते हुए आगे बढ़ूं तो 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी टोटल मिलाकर 5 घर वो आगे बैठा है। दोबारा दोहराऊं, 12वें घर को गिनते हुए अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो जहां मंगल बैठा दिख रहा है वो 5वां भाव होगा। तो जहां आप पहुंचे वहां से 5 घर और आगे बढ़ जाइए। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे अष्टम भाव पर, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। तो 8वां भाव आपका उपपद कुंडली का बनेगा, यानी कि आपके उपपद कुंडली का लगन धनु हो जाएगा। और फिर धनु लगन बना के सारे ग्रह उन्हीं राशियों में बिठा दीजिए जहाँ बैठा है, इसको उपपद कुंडली कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा ये सुनने में बहुत आसान है और लगाने में भी उतना ही आसान है, लेकिन दो एक बातों का ध्यान देना होता है जो मैंने देखा है छात्र कई बार गलती कर देते हैं। पहला, 12वें घर को उपपद लिया जाता है, ये मेरे ख्याल से आप सब समझ गए। 12वें को क्यों उपपद लिया जाता है? क्योंकि मेरे पीछे है, पहले मैं और मेरे पीछे मेरा जीवन साथी, चाहे मैं मेल हूँ चाहे फीमेल, मुझसे द्वादश आधिपति मेरा जीवन साथी हो गया। पर जैमिनी में एक कॉन्सेप्ट होता है सव्य और अपसव्य राशि का। सव्य और अपसव्य राशि का ये क्या होता है? वो कहते हैं पहली 3 राशि यानी मेष, वृषभ, मिथुन, ये सीधी चलती है, ये आगे की ओर देखती है। और उसके बाद की 3 राशि यानी कर्क, सिंह और कन्या, ये पीछे की ओर देखती है या पीछे की ओर से चलती है। फिर 7, 8, 9 यानी तुला, वृश्चिक और धनु, ये भी सीधी है। और इसके बाद की 3 राशि यानी मकर, कुंभ, मीन, ये उल्टी है या अपसव्य है। ये कॉन्सेप्ट रहता है। अब कई शास्त्रकार ये मानते हैं कि जब ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है तो उसका 12वां घर दूसरा भाव बन जाएगा, ना कि 12th हाउस। इसको समझिएगा, अगर मेरी मूवमेंट उल्टी है तो लगन के बाद मैं 12th के बाद 11th के बाद आगे बढ़ूंगा। तो ऐसी कंडीशन में मुझसे पीछे वाला घर दूसरा घर होगा, ना कि 12वां। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं भी इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि जब आप ये नियम लगाएं तो आप लगन में पड़ने वाली राशि पर ध्यान दें। क्या ध्यान देना है कि वहाँ पर नंबर क्या लिखा है। अगर 1, 2, 3 यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन है तो जैसा अभी तक हमने बात की वैसे लगाइए। अगर तुला है, वृश्चिक है, धनु है तो भी वही लगाइए। लेकिन जो बाकी 6 राशि बच गई, कर्क, सिंह, कन्या और आखिरी की 3 यानी मकर, कुंभ और मीन, तो वहाँ सेकंड हाउस के स्वामी को देखिए वो अपने से कहाँ गया और वैसे गिनिए तो फ़ायदा रहेगा, मतलब वो ज़्यादा सटीक उत्तर देगा। कुछ सॉफ्टवेयर इसको करके देते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं करते, वो हमेशा 12वें भाव के पद को ही उपपद कुंडली कह के संबोधित करते हैं। तो अगर आपका इनमें से कोई लग्न है जो मैंने अभी जिनके नाम बोले, तो उनको हो सकता है कि उपपद कुंडली वो जो देख रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर में वो सही ना हो। तो बेहतर है कि आप इस पर काम कर लें। बहुत सीधा सा नियम है, लगाएंगे तो लग जाएगा, नहीं लगेगा तो अभी हमें लगाने के लिए बैठकर आपको सिखाते हैं कि ये बनती कैसे है। और उसके बाद नियम जैसे मैंने कहा बहुत सरल है वैवाहिक जीवन देखने के, बहुत ज़्यादा घर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दृष्टियों का भी चिंता नहीं की जाती है। फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। आते हैं, समझते हैं इसे। आइए अब समझते हैं कि मकर, कुंभ और मीन या कर्क, सिंह और कन्या लगन में उपपद कुंडली कैसे बनाई जाती है। शुरुआत करते हैं इस कुंडली से जो अभी आपके सामने है। कुंभ लगन की कुंडली है तो हमें पता है अपसव्य राशि है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 12वें घर के स्वामी शनि को ना लेकर दूसरे घर के स्वामी बृहस्पति को देखेंगे।
बृहस्पति इस कुंडली में दूसरे का स्वामी होकर छठे घर में विराजित है, यानी अपने से 5 घर आगे। बृहस्पति उच्च का है लेकिन अपने से 5 घर आगे गया। अब हम यहाँ से आगे 5 घर गिनेंगे, तो अगर अगले 5 घर में जाते हैं तो ये आपकी जो उपपद कुंडली बन जाएगी ये वृश्चिक लगन की बन जाएगी। तो हम कहेंगे इस जातक की, जिसकी कुंडली अभी आप देख रहे हैं, वृश्चिक लगन की पत्रिका बनेगी। उसमें ग्रह वैसे ही बिठाने जैसे जन्म कुंडली में है। केतु कुंभ में ही बिठाइए, मंगल को छठे घर में मेष राशि में बिठा दीजिएगा, शुक्र सूर्य को सप्तम में बिठा देना है, बुध को अष्टम में, गुरु उच्च नवम में, दशम भाव में शनि राहु और 12वें में चंद्रमा। बस इतना कर दीजिए, आपकी उपपद कुंडली तैयार है। अब बात करते हैं इसके फलित की, कि बन गई तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, उपपद कुंडली में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव बताए गए हैं वो है उपपद का लग्न, उसका दूसरा भाव, उसका सप्तम भाव। इन 3 भावों पर पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए कि वहाँ क्या राशि है, वहाँ कौन बैठा है, उसके ऊपर अपना ध्यान बनाए रखेंगे या वहीं पर फोकस करके अगर फलित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि केवल पहले जीवन साथी के बारे में बात नहीं करता, ये आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। उपपद कुंडली बताती है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। इसमें देखना क्या है, इसमें पहले तो ये देखना है कि पहले और दूसरे भाव में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह ना हो। और यहाँ सूर्य को पापी नहीं लिया जाता, ना ही क्रूर लिया जाता है। बाकी जितने ग्रह बच गए, जैसे मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, अगर ये दूसरे और लगन इन दोनों भावों में है, चाहे एक एक ही बैठे हों, तो इसको वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता। वहीं अगर यहाँ पर इन दोनों भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह आ जाएं, जैसे बृहस्पति है, बुध है, चंद्रमा है, शुक्र है, या दो होकर बैठ जाएं, तो इस पत्रिका की बड़ी तारीफ़ की जाएगी कि इस जातक की वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और उसमें परेशानी नाम मात्र की रहेगी। नाम मात्र भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पूरी कुंडली का विश्लेषण करना आवश्यक है, अन्यथा उसकी तारीफ़ कर दी जाएगी। अब अगर हमें किसी व्यक्ति को ये बताना है कि आपकी सेकंड मैरिज आपको करनी चाहिए या नहीं, तो हम पहले उसके उपपद कुंडली पर जाके देखेंगे कि ये जो परेशानी इसके जीवन में पहले वैवाहिक जीवन में आई, क्या वो दूसरे तक कॉन्टिन्यूटी में दिख रही है, क्या उपपद कुंडली भी डैमेज है। अगर उपपद कुंडली डैमेज नज़र आती है तो बोलना होगा कि नहीं महाराज, आपको दूसरे विवाह के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो परेशानी आपने पहले विवाह में देखी वो आप दूसरे में भी देखेंगे। इसकी कितनी उपयोगिता है मैं आपको कुछ शब्दों में बताता हूँ। जैमिनी सूत्रम एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें जैमिनी के अलग अलग सूत्र बताए गए हैं। जितनी भी जैमिनी की किताब है उनमें अधिकतर में ये बताया गया है कि यदि नीच का ग्रह आपके लगन में बैठ जाए, या एक एग्जाम्पल के लिए वृषभ लगन आ जाए आपका उपपद कुंडली का और फिर पाप ग्रह दूसरे में हो, ठीक है, तो कहा गया इसका तो दूसरा विवाह होगा ही। दोबारा बोलता हूँ, अगर आपका वृषभ लगन आ जाता है उपपद कुंडली में और दूसरे भाव में पापी ग्रह बैठे होते हैं, तो ये कहा गया कि इस जातक का दूसरा विवाह लिखा है, होगा। ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ने वाली राशि बहुत इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर बैठने वाले ग्रह बहुत इम्पॉर्टेंट। एक और बात समझिएगा, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो पीड़ा देते हैं लेकिन आपकी उस पीड़ा को आपको छोड़ने नहीं देते, आपको जकड़ कर रखते हैं उस पीड़ा के साथ। तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि उपपद कुंडली में जो पीड़ा दिख रही है वो उसके विवाह में आ गई, वैवाहिक जीवन में आ गई, ये बात सही है। क्या ये पीड़ा आजीवन उस जातक को भुगतनी पड़ेगी? अब ये कैसे देखें? इसके लिए बहुत सीधा सा नियम है। आपका जो भी आत्मकारक ग्रह है, मैं दोबारा दोहराता हूँ, पत्रिका में एक ग्रह होता है जिसे आत्मकारक कहते हैं। वो कैसे देखते हैं? कुंडली में जो भी ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का बैठा है, जिसकी डिग्री 28, 26 या जो भी सबसे ज़्यादा डिग्री का जो ग्रह बैठा है वो आपका आत्मकारक है। अब अगर जो ग्रह उपपद कुंडली में दूसरे घर में या लगन में पापी ग्रह बैठ के उसको ख़राब कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, अगर वही ग्रह आपके आत्मकारक से संबंध बना लें, यानी उसके साथ बैठे हों, उसको देख रहे हों, तो ये पीड़ा आपकी छूटेगी नहीं। पीड़ा छूटेगी नहीं मतलब अगर विवाह में दिक्कतें हैं तो वो दिक्कतें आजीवन आपके लाइफ में चलती रहेंगी, उसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। कई बार आत्मकारक स्वयं क्रूर ग्रह हो जाता है और फिर वो दूसरे में आ जाता है। मेरी बात समझिएगा, अभी हमने कहा मंगल, शनि, राहु, केतु
ये क्रूर ग्रह होते हैं और इन्हें उपपद कुंडली में लगन या दूसरे घर में नहीं होना चाहिए। पर अगर लग्नेश ही क्रूर ग्रह होकर दूसरे में बैठ जाए तो हम कहेंगे प्रभु आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, आपने अपने वैवाहिक जीवन में खुद आग लगाई है। मुझे वो राजेश खन्ना की मूवी याद आ रही है, आपकी कसम थी शायद, मुमताज़ और राजेश खन्ना, बड़ी अच्छी मूवी थी। तो कई बार होता है व्यक्ति अपने खुद की कमियों से, अपने खुद की गलतियों से अपने वैवाहिक जीवन पर को ख़राब कर देता है, उसमें परेशानियां बो देता है। तो अगर ऐसा भी देखने को आता है, ये आत्मकारक का वहाँ बैठना इस बात को नहीं दिखाता कि नहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्रूर ग्रह है तो वो प्रॉब्लम है और आप ही की वजह से है। इसको हम ऐसे देखते हैं। इसमें एक ख़ास बात और होती है कि इसमें दृष्टियों को देखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मल दृष्टियाँ हम नहीं लगाते कि बृहस्पति 5वीं दृष्टि से देख रहा है, मंगल चौथी से देख रहा है, वैसे वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसको हम आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पर ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उपपद कुंडली में लगन में जो या दूसरे घर में जो पाप ग्रह बैठ रहे हैं वो किन घरों के स्वामी हैं, उन घरों के कारण आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी। अगर वो दशम का स्वामी है तो आपकी सास की वजह से आएगी या आपके करियर की वजह से आएगी। अगर वो तीसरे का स्वामी है तो आपके अपने भाई बहनों की वजह से आएगी। अगर वो चौथे का स्वामी है तो घर में कलेश, घर में टेंशन की वजह से आप दोनों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। मतलब ये बहुत एक सुर में कह दिया जाए, एक स्वर में कह दिया जाए तो हाँ, ये लिखा है कि लगन में और दूसरे घर में पाप ग्रह होंगे तो वैवाहिक जीवन खराब है। पर खराबी कहाँ से आई, क्यों आई, कोई तो कारण बना होगा ना। अब आप एक दूसरे को अगर पीड़ा दे रहे हैं तो पीड़ा देने की का कारण कोई तो बना होगा, कोई तो साधन रहा होगा। तो वो कौन है उसको देखने के लिए उसके भावाधिपत्य का विचार किया जाता है। और हम बुरी बुरी बातें क्यों करें। अगर लगन में शुभ ग्रह है, सेकंड हाउस में शुभ ग्रह है, तो दूसरे विवाह के लिए प्रेरित किया जाता है, कहा जाता है कि आप दूसरा विवाह कीजिए, आपका चलेगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। तो दूसरे विवाह में के लिए अगर कारकांश कुंडली के लगन में, दूसरे में या इवन सप्तम में शुभ ग्रहों का जमावड़ा है तो आप बोलिए कि आपको तो दूसरा विवाह करना चाहिए, आपके वैवाहिक जीवन लॉन्ग रन में ख़राब नहीं दिखता है। और किस वजह से अच्छा होगा, तो जो घर के स्वामी वहाँ बैठे होंगे उस वजह से अच्छा होगा। वो छठा घर हो सकता है, वो सप्तम भाव हो सकता है कि आपका जीवन साथी इतना अच्छा आपको मिल गया कि वो आपके वैवाहिक जीवन में चाल चांद लगा रहा है। वो दशम भाव हो सकता है कि आपके करियर में ग्रोथ की वजह से, आपकी खुद की मदर इन लॉ की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में आप दोनों का संबंध और अच्छा हो गया है और प्रगाढ़ हो गया है। तो इसको देखने का तरीका ये होता है। अब एक एग्जाम्पल चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिए और फिर विवाह के बारे में विचार दोबारा करेंगे कि इन्हें विवाह करना चाहिए दूसरा या नहीं। देखिए ये लखनऊ का चार्ट है, 11 मई 1956 और 5:20 की कुंडली है। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो मेष लगन, उच्च का सूर्य लगन में, उच्च का मंगल दशम में, बृहस्पति उच्च का चौथे में, चंद्रमा उच्च का सेकंड में, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन वृषभ और मिथुन में, राहु केतु वृषभ में और राहु वृश्चिक में, शनि वक्री होकर अष्टम में। अब यहाँ पर इतने उच्च के ग्रह हैं और तीनों त्रिकोण के स्वामी उच्च के हैं, जो कोई बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है। अब इस कुंडली में हम सप्तम भाव के स्वामी को देखें तो वो तीसरे भाव में द्विस्वभाव राशि में गया, डुअल साइन में गया। उसके बारे में बात करेंगे। अब पहले आते हैं इसकी उपपद कुंडली पर कि उपपद कुंडली वैवाहिक जीवन के बारे में क्या दिखाती है। क्योंकि ये मेष लगन है, सव्य राशि है, तो हमें 12वें घर पर जाना होगा। 12वें घर में अगर हम फोकस करें तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर मीन राशि लिखी है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति वहाँ से 5 घर आगे बैठा है, चौथे भाव में। हम वहाँ से 5 घर और आगे बढ़े तो हमारे पास वृश्चिक राशि आई। जैसे ही वृश्चिक राशि आई तो हमें पता लगा कि वृश्चिक में तो दो पापी ग्रह हैं। हमने कुंडली घुमा के उसको उपपद को लगन बना लिया, ग्रह भी बैठा दिए, तो पता लगा कि सब वृश्चिक राशि में तो शनि और राहु दोनों विराजित हैं और दोनों ही वक्री हैं। अब क्रूर ग्रह होकर लगन में दूसरे भाव में आना ये उपपद कुंडली के वैवाहिक जीवन के लिए खराब होता है, शास्त्र ये बोलता है।
जातिका जिसकी एक पत्रिका है उसके लगन में उच्च का सूर्य भी ये दिखा रहा है कि भाई जातिका बहुत बली होगी, अपने आप में अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेगी। लेकिन वो अब अलग बात है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो हमें फोकस सेवंथ लॉर्ड 8th हाउस इन्हीं पर रखना होता है। तो यहाँ पर पीड़ा नज़र आती है। अब ये जो शनि लगन में बैठा है उपपद कुंडली के, क्या ये जन्म कुंडली में आत्म कारक को पीड़ा दे रहा है? यानी कि अगर आत्म कारक से संबंध बना रहा है तो ये पीड़ा हम कहेंगे ज़िंदगी भर चलती रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि इस कुंडली में जिसकी भी सबसे ज़्यादा डिग्री है, देखेंगे कि शनि उससे कोई संबंध बना रहा है, क्या शनि स्वयं ही तो आत्मकारक नहीं बन गया? ये सब चीज़ों को हम चेक करेंगे। इस पत्रिका में बृहस्पति आत्मकारक बनता है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या बृहस्पति पर शनि अथवा राहु का प्रभाव है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा, जैमिनी में थोड़ी दृष्टियाँ अलग तरीके से देखी जाती हैं। ये कहा जाता है कि स्थिर राशि में बैठे ग्रह, फिक्स साइन में बैठे ग्रह चर राशि को देखते हैं। फिक्स साइन होती है 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 को स्थिर राशि कहते हैं। और वो वहाँ से वो चर राशि में बैठे ग्रह यानी कि 1, 4, 7, 10 में बैठे ग्रहों को देखते हैं। उस आधार पर शनि का प्रभाव बृहस्पति पर है। अगर बृहस्पति पर है तो हम ये कहेंगे कि ये जो पीड़ा है ये जातिका को ज़िंदगी भर परेशान करेगी, या ये दिक्कत इसको लाइफ टाइम रहेगी। चाहे कितने भी ये पार्टनर चेंज कर ले, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये पत्रिका आने पर जातिका को सलाह ये दी जाएगी कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी और अभी तक आपने संबंध विच्छेद नहीं किए हैं तो प्रयास कीजिए कि यहीं पर स्थिति अच्छी हो सकती है तो बेहतर है। और अगर नहीं हो सकती तो आप सोलो जीवन बिताना, अकेले जीवन बिता सकते हैं तो उसकी तरफ जाइए। लेकिन दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि पहला विवाह जिस तरह से चल रहा है वही कंटिन्यूएशन में दूसरे विवाह तक बात जाएगी। और ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये दोनों वक्री हैं, ध्यान रखिएगा, लगन में बैठे ग्रह वक्री है तो वो प्रॉब्लम दोबारा आती दिख रही है, रिपीट होती दिख रही है। इसलिए हम इस जातिका को मना करेंगे कि भैया इसके बारे में आप ध्यान रखें। अब उपपद कुंडली से जो शनि और शनि ग्रह बने, वो शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी बने। वृश्चिक लगन है ना, तो वृश्चिक लगन में तीसरे भाव में मकर राशि आती है और चौथे में कुंभ। अब ऐसे में यदि शनि तीसरे चौथे का स्वामी होकर लगन में आएगा तो हम बोलेंगे आपकी माता और आपके पारिवारिक कारणों की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें रहेगी, आपके परिवार की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पर फलित करते वक्त इस तरह से उपपद कुंडली को यूज़ किया जाता है। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो उपपद कुंडली पर हमने बहुत बात करनी है। अगली बार हम बात करेंगे दृष्टियों को कैसे देखा जाता है, भाव की क्या उपयोगिता है। आशा करता हूँ ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही हो। यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया हो तो भी बताइएगा कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा करने की। और अगर आप इतने समझदार हैं कि आपको क्लियर हो गया तो भी बताइएगा कि भाई बहुत आसानी से समझ में आ गया है, ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता था तो अब और क्लैरिटी आई है। तो ये बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज्योतिष संबंधित और जानकारी चाहते हैं, उस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।